गुड इवनिंग एवरीवन। F4 फिनोलॉजी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देना चाहता हूं। जी हाँ, इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसका टोटल मार्केट कैप $3 ट्रिलियन को क्रॉस हो चुका है और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसकी टाइमलाइन को हम लोग देखने जाए तो फर्स्ट $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप अचीव हुआ था 2007 में। करीबन 30 से 35 साल लगे थे ये मार्केट कैप को अचीव करने में। $2 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव हुई 2017 में, मतलब कुछ 10 साल लगे $2 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने में। और $3 ट्रिलियन मार्केट कैप अचीव हुआ मई 2021 में, जिसको सिर्फ 4 साल लगे। तो शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी का जो टारगेट है कि इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, इकोनॉमी शायद बने या ना बने, इट इज क्वेश्चनेबल, बट ये चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि 2025 से पहले अगर इसी तरह से मार्केट परफॉर्म करता रहा तो $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप जरूर अचीव होगा। इसके साथ आज के शो की शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर्स क्या है, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज का पहला टॉपिक है डीमेट अकाउंट। जी हाँ, डीमेट अकाउंट काफी सारे लोगों के लिए कंफ्यूजन है कि कहाँ से खुलवाना चाहिए, कैसे डीमेट अकाउंट ऑपरेट होता है। तो जैसे आपको पैसे पार्क करने के लिए एक बैंक अकाउंट जरूरी है, इस तरह से शेयर्स में जो भी आप बाय सेल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी जो भी होल्डिंग होती है, इसके लिए डीमेट अकाउंट ओपन करवाना जरूरी है। काफी सालों से जो भी बैंक्स है वो डीमेट अकाउंट ऑपरेट करते थे, बट उनका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके डीमेट के जो भी शेयर्स हैं उसका जो भी हिसाब है वो रखना होता है। लेकिन कुछ सालों के बाद जैसे शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, वो एक एडवाइजरी मॉडल के साथ आए। जैसे आपके पास डीमेट अकाउंट ओपन करवाने की फैसिलिटी तो वो लोग प्रोवाइड करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा जो भी रिसर्च पार्ट है कि कौन सी कंपनी के शेयर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आपको लेने चाहिए, कौन से शेयर अवॉइड करने चाहिए, तो वो एक एडवाइजरी मॉडल ये सब कंपनीज ने प्रोवाइड किया। लेकिन पिछले कुछ सालों से 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज काफी सारा कंट्रीब्यूट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जीरोधा है, 5पैसा है, ग्रो है, ऐसी काफी सारी मोबाइल एप्लीकेशन निकली है जहां पे आप कोई भी चार्ज पे किए बिना डीमेट अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का कंक्लूजन यही है कि अगर आपको शेयर मार्केट में कोई भी बाय सेल का ट्रांजेक्शन करना है तो डीमेट अकाउंट ओपन करना बहुत ज़रूरी है। तो डीमेट अकाउंट में जैसे इन्वेस्टर हुआ और स्टॉक मार्केट हुआ, तो उन दोनों के बीच में एक ब्रोकर जरूरी है। तो ये जो भी एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ग्रो, जीरोधा, दे आर दी ब्रोकर। सो इट इज अ मीडिएटर बिटवीन इन्वेस्टर एंड स्टॉक मार्केट। उनका काम मेजरली क्या होता है कि आपके जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका हिसाब रखना। जैसे आपके कोई डीमेट में आपने शेयर परचेज किया है 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में से डेबिट होंगे और जो पेमेंट होगा जो जिसने सेल किया है उसको, उसके सामने आपने आपके जो भी शेयर्स मिले हैं, जैसे आपने 100 रिलायंस बाय किए, तो 100 रिलायंस बाय करने का जो भी हिसाब है वो डीमेट अकाउंट जो भी ब्रोकर मैनेज करता है उनके पास होता है। इंडिया में 1000 से भी ज़्यादा ब्रोकर या सब ब्रोकर अवेलेबल है। तो उन सभी लोगों का जो हिसाब है वो दो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सालों से मैनेज करती है। फर्स्ट इज CDSL, which is Central Depository Services Limited. सेकेंड इज NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ब्रोकर हैं उनको रजिस्टर्ड करती है और आगे जाके आपके अकाउंट में जो भी शेयर क्रेडिट डेबिट होते हैं या तो फिर स्प्लिट बोनस जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं उनको मैनेज करना ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का काम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मार्केट टाइमिंग। BSE NSE जो भी है वो मंडे टू फ्राइडे वर्किंग होते हैं। मॉर्निंग में 9:15 को स्टॉक मार्केट दोनों BSE और NSE ओपन होते हैं और 3:30 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। तो आप इन बिटवीन कोई भी आपके बाइंग सेलिंग के जो भी आपको ट्रांजेक्शन करने हो वो आप कर सकते हो। तो बाइंग सेलिंग से एक नेक्स्ट वर्ड आपने काफी बार सुना होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग। जी हाँ, इंट्राडे मतलब दिन के दौरान। मार्केट जब 9:15 बजे ओपन होता है और 3:30 बजे खत्म होता है,
तो अगर आपने कोई शेयर 10 बजे खरीदा है और वही शेयर को आपने 3:30 बजे से पहले सेल किया, मतलब कि आपकी पोजीशन एंड ऑफ द डे 0 हुई, जिसको टेक्निकल वर्ड में बोला जाता है कि आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। तो ऐसे कोई भी ट्रेड को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। काफी सारे लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। रीजन इज, कोई भी शेयर में जनरली अपने हाई से लो, मतलब जैसे 100 रुपए का शेयर है तो वो नीचे में दिन के दौरान हुआ 95 और ऊपर में हुआ 105 को, तो ये पूरे दिन के दौरान स्टॉक में 10% की मूवमेंट आती है। तो काफी सारे जो एक्टिव ट्रेडर हैं उनको ये चीजें बहुत पसंद आती है और वो लोग क्या करते हैं कि दिन के दौरान बल्क में काफी सारी क्वांटिटी में कोई शेयर बाई कर लेते हैं और जैसे ही उसमें 2-3% की मूवमेंट आती है तो वो पोजीशन वहां पे प्रॉफिट बुक करके या लॉस बुक करके पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। तो इस तरह की जो ट्रेडिंग है उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है। दूसरा जो एक पॉजिटिव पॉइंट बोले या बेनिफिट बोले, तो ब्रोकर की ओर से इंट्राडे में 10 टाइम्स 20 टाइम्स की लिमिट भी यहाँ पे मिलती है। मतलब कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज के सामने आप 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए तक का भी एक्सपोजर ले सकते हैं, मतलब 2,00,000 रुपए के शेयर्स बाय कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है, जो भी आप शेयर बाय करते हो तो वो आपको एंड ऑफ द डे सेल करना होता है, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इस तरह की जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है या बोला जाए स्पेक्यूलेशन होता है, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग का बहुत ही सिंपल फंडा है कि जो भी शेयर आपने लिए हैं, लेट्स से आपने लिए हैं 10 शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के, उसका भाव चल रहा है 2,000 रुपए। तो अगर आप वो डिलीवरी लेते हो, मतलब कि आप आज बाई करते हो, फिर वो आगे जाके आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसको अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल या तो फिर हमेशा के लिए उसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन डिलीवरी जब आप लेते हो कोई भी शेयर की, तो आपको उसमें फुल पेमेंट करना होता है। लेट्स से आपने 20,000 का कोई भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर बाय किया है, तो आपको अपने ब्रोकर को विद इन नेक्स्ट 2 डेज 20,000 का पेमेंट करना होता है। तो इस तरह की जो भी ट्रेडिंग होती है उसको डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो मार्केट कैप क्या होता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा लार्ज कैप शेयर, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो सेबी की गाइडलाइन यहाँ पे बहुत ही फॉर्मलाइज की गई है। नई गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी शेयर को लार्ज कैप कब बोला जाता है, तो मार्केट कैप के हिसाब से। मार्केट कैप आगे भी मैंने बताया था कि कंपनी के शेयर्स की जो टोटल वैल्यूएशन है उसको मार्केट कैप बोला जाता है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 8,000 से भी ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है, लेकिन उसमें जो शेयर 1 से लेके 100 नंबर पे आते हैं ऑन दी हाईएस्ट मार्केट कैप, तो वो शेयर को लार्ज कैप शेयर बोला जाता है। लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है 14 लाख करोड़, टीसीएस का 10 लाख करोड़ है, एचयूएल का अराउंड 3 लाख करोड़ है, एचडीएफसी बैंक का अराउंड 7 लाख करोड़ है। तो जैसे 1 से 100 नंबर की कंपनी, जैसे आप गूगल करोगे निफ्टी 50 कंपनी, तो आपको एक पूरा लिस्ट मिलेगा टॉप 50 कंपनीज का। तो उसी तरह से निफ्टी 100 भी एक इंडेक्स बना हुआ है जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है। सेकेंड इंडेक्स आता है विच इज मिड कैप, मतलब मीडियम कैपिटलाइजेशन, मतलब मीडियम साइज का मार्केट कैप है, ऐसी कंपनी को मिड कैप कंपनीज बोली जाती है। मिड कैप कंपनी 101 से लेके 250 नंबर की जो कंपनी है उसको मिड कैप कंपनीज बोला जाता है। जनरली जो लार्ज कैप कंपनी है वो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड, मतलब दे आर दी जायंट्स ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट, तो उनका ग्रोथ रेट जो होता है वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज, नॉर्मलाइज हो जाता है। इसीलिए लार्ज कैप जब मार्केट फॉल होता है तो वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, मतलब उनमें गिरावट कम आती है। लेकिन मार्केट जब बढ़ता है ट्रेडिशनली, तो लार्ज कैप शेयर में भी जो ग्रोथ होता है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है। उसके अगेंस्ट में मिड कैप शेयर, मतलब जो मीडियम साइज की कंपनी है जैसे डाबर, इमामी या तो एक्साइड इंडस्ट्रीज, फेडरल बैंक, ऐसी काफी सारी कंपनीज जो है जो मार्केट लीडर नहीं है लेकिन नेक्स्ट मार्केट लीडर आगे जाके ग्रोथ करके बन सकती है, तो ऐसी कंपनीज को मिड कैप कंपनीज बोला जाता है। मिड कैप कंपनीज में वॉलेटिलिटी, मतलब गिरते हुए मार्केट में वो ज्यादा गिरते हैं, बढ़ते हुए मार्केट में
वो लार्ज कैप के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन अ लॉन्ग टर्म एवरेज लार्ज कैप कंपनीज का जो भी प्रॉफिट ग्रोथ या तो स्टॉक का जो भी परफॉर्मेंस होता है वो होता है अराउंड 12% ऑन एनुअलाइज बेसिस, जहाँ पे मिड कैप का एनुअलाइज ग्रोथ उससे थोड़ा ज़्यादा मतलब ऑन एन एवरेज अराउंड 14 to 16% प्राइस ग्रोथ देखा गया है लॉन्ग टर्म में। तीसरी कैटेगरी आती है स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज का इंडेक्स की शुरुआत होती है 251 नंबर से। 251 से लेके पीछे की जितनी भी कंपनीज है उस कंपनीज को स्मॉल कैप इंडेक्स बोला जाता है। स्मॉल कैप मतलब काइंड ऑफ स्टार्टअप्स कंपनी या तो जिनका मार्केट कैप अराउंड 200-500 करोड़ के आसपास होता है, ऐसी कंपनी को स्मॉल कैप कंपनी बोला जाता है। ये सब स्मॉल कैप कंपनीज की ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उसके सामने उसके रिस्क भी बहुत होते हैं। जैसे पास्ट में काफ़ी सारी ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज देखी गई हैं जिन्होंने ओवर अ पीरियड इन्वेस्टर के पैसे को 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना तक कर दिया है। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने 100 रुपये का शेयर है वो कभी 50 रुपये, 25 रुपये या 2-5 रुपये भी करके दिया हुआ है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स काफ़ी वॉलेटाइल और कुछ ना कुछ ऐसी कंपनीज जहाँ पे स्पेकुलेशन भी बहुत होता है, लेकिन काफ़ी सारे जो भी स्मॉल इन्वेस्टर हैं उनको स्मॉल कैप कंपनी में बिकॉज ऑफ दी मार्केट कैप और बिकॉज ऑफ दी प्राइस उनकी काफ़ी कम होती है, उसकी वजह से स्मॉल कैप सेगमेंट में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। स्मॉल कैप सेक्टर का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे स्मॉल कैप सेक्टर का ओवर लॉन्गर पीरियड रिटर्न 16 to 18% रहा हुआ है। तो ये सभी जो सेक्टर हैं, जैसे आप मनी कंट्रोल या कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको अलग अलग सेक्टर का व्यू देखने को मिलेगा। जैसे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, सेंसेक्स 30, निफ्टी 100, निफ्टी 250, निफ्टी 500, फिर मिड कैप 100 इंडेक्स, मिड कैप 250 इंडेक्स, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। ये सब इंडेक्स क्यों बनाए गए हैं? बिकॉज जैसे फर्स्ट एपिसोड में भी डिस्कस हुआ था कि इंडिविजुअल कोई शेयर को ट्रैक करके आप मार्केट में क्या ट्रेंड क्या है वो पता नहीं लगा सकते। तो इसीलिए अगर आपको मिड कैप में या स्मॉल कैप कंपनीज में क्या मोमेंटम है ओवर अ शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड, तो उसके लिए एक इंडेक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आप ट्रैक करके ओवर अ पीरियड उसका परफॉर्मेंस कैसा है, अभी उसमें एंट्री लेनी चाहिए या एग्जिट लेनी चाहिए, ये सब स्टडी करने के लिए ये सब जो भी इंडेक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे इंडेक्स आते हैं जो बोले जाते हैं सेक्टोरियल इंडेक्स। मतलब जैसे काफ़ी पॉपुलर एक इंडेक्स है विच इज़ बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी इज इंडिकेटर ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स, जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, ICICI, SBI, PNB, इंडसइंड बैंक, ऐसे काफ़ी सारे बैंक्स बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में रखे गए। मतलब उनका बैंक निफ्टी का जो कैलकुलेशन है ये सभी 12 या 15 कंपनी की मूवमेंट के ऊपर बनाया गया है। तो बैंक निफ्टी के अलावा भी काफ़ी सारे सेक्टोरियल इंडेक्स होते हैं, जैसे IT इंडेक्स, FMCG, फार्मा इंडेक्स, ऐसे काफ़ी सारे इंडेक्स क्यों बनाए गए हैं? बिकॉज वहाँ पे सेक्टोरियल मूवमेंट कैसी चल रही है। जैसे क्लासिक एग्जांपल पिछले 3 महीनों से देखें तो मेटल इंडेक्स अराउंड 30% बढ़ चुका है। तो यहाँ से एक व्यू मिलता है कि मेटल शेयर जैसे हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, ऐसे काफ़ी सारे स्टील सेक्टर के शेयर्स में मोमेंटम दिखा गया है। तो मेटल इंडेक्स को ट्रैक करके आप वो सेक्टर की कंपनियां कैसे परफॉर्म कर रही हैं वो आप ट्रैक कर पाओगे। जैसे पिछले 1 साल से FMCG या तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी काफ़ी अच्छा रनअप देखा गया है। तो वहाँ से आप ट्रैक कर पाओगे कि ओवर लास्ट 1 ईयर पीरियड FMCG या फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो आई होप कि आज जितने भी टॉपिक डिस्कस हुए उसमें आपको फंडामेंटल क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम और डिटेल में जानेंगे कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है, कैसे स्टॉक प्राइजेस फ्लक्चुएट होते हैं, डिविडेंड या बोनस क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।